हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 जो ओल्ड एनसीईआरटी था भूगोल का, जो उसको चेंज करके 2023 में चेंज कर दिया गया, जिसमें से ये चैप्टर कक्षा लेसन 8 जो है वो हटा दिया गया। ठीक है, तो आज हम लोग पुरानी एनसीईआरटी के कक्षा 6 के लेसन 8 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो चैप्टर है वो ओल्ड एनसीईआरटी में बुक में है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी बुक में इसको हटा दिया गया। इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, तो इसके कारण से हम लोग आज ये चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं विस्तार पूर्वक से। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल सबके साथ वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, तो बिना लेट किए चलिए हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम लोग आप मौसम समाचार के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। ठीक है, मौसम के बारे में हम लोग कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों? तो या तो हमें न्यूज पेपर से प्राप्त होती है, या फिर टेलीविज़न में जो मौसम समाचार आता है उससे प्राप्त होती है, या फिर आज के ज़माने में फ़ोन आ गया है, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन में वेदर इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, तो वहाँ से हम लोग मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाली परिवर्तन है। तो मौसम क्या है? क्या आप जानते हैं कि मौसम क्या है? तो मौसम जो दोस्तों हम लोग देखते हैं, सुबह के टाइम पे धूप होती है। ठीक है, दोपहर के टाइम पे धूप होती है, अचानक से मौसम बिगड़ता है और अचानक बारिश होने लगती है। ठीक है, या फिर छांग बादल घेर देते हैं, है ना। उसके बाद तुरंत बाद देखते हैं सूर्य उदय, फिर से सूर्य की रोशनी आ जाती है, इंद्रधनुष देखने को मिलता है। तो ये जो भी दिन में जो परिवर्तन होता है प्रतिदिन में, ठीक है, दिन प्रतिदिन में जो होने वाले परिवर्तन, उसको हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। इसमें कौन कौन से घटक आते हैं दोस्तों? तो इसमें तापमान होता है, वर्षा होता है और सूर्य का विकिरण। ठीक है, ये सब चीज़ शामिल होते हैं मौसम में। क्या क्या शामिल होता है? टेम्परेचर, ठीक है, रेनफॉल्स, रेन, और सूर्य का विकिरण, इंसुलेशन। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म होता है, कभी ठंडा होता है। अभी देख सकते हैं दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हम लोग देखें क्या होता है कि अचानक से एकदम सब लोगों को ठंडा महसूस होने लगा। अचानक से लगा कि ठंड आ गया है, क्योंकि जो दाना दाना साइक्लोन जो था, जो आपका बंगाल की खाड़ी में उठा हुआ था, तो इसके कारण इधर भी जो टेम्परेचर एकदम पूरा लो हो गया था। इससे लोगों को लग रहा था कि ठंड आ चुकी है। ठीक है, लेकिन अचानक से आज देखते हैं क्या, जो तेज़ धूप खिली हुई है और गर्मी का एहसास हो रहा है हमें। तो ये जो दिन प्रतिदिन जो मौसम परिवर्तन, जो दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होता है, वायुमंडलीय परिवर्तन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आप ध्यान दिया होगा कि बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है, तब आपको यूनिवर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके खाने पीने के पदार्थों, ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विरुद्ध ऐसे ही दिन में होते हैं, तो आपको ऊनी वस्त्र के बिना ठंडा लगती है। ठीक है, ठंडी और तेज़ हवाएं चलती है। ठीक है, इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे जिस प्रकार का मौसम होता है दोस्तों, हम लोग उस प्रकार का खाना खाते हैं। उस प्रकार के हमारे यहाँ पे फसल उपजते हैं, है ना, तो उसके कारण हम लोग उस तरह का खाना खाते हैं, उस तरह का रहन सहन हम लोग का होता है। जैसे अगर बात करते हैं दोस्तों कि अभी अचानक से यहाँ पे ठंड का दिन आ रहा है, ठंड का मौसम आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहनने के लिए यूनी वस्त्र का जो उपयोग करेंगे। ठीक है, गर्म खाना खाने का पसंद करेंगे ताकि हम लोग बॉडी हीट रहे। ठीक है, और जैसे ही हम लोग गर्मी दिन आता है तो क्या करते हैं? हम लोग गर्मी के दिनों में हम लोग सूती वस्त्र का उपयोग करते हैं पहनने के लिए, है ना। इसके तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके भी मैंने बताया कि भी जो गर्मी के दिनों में हम लोग सूती वस्त्र का उपयोग करते हैं, हल्का फुल्का खाना खाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लाइट खाना खाते हैं, लाइट कपड़े पहनने का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से मौसम होता है, जिस प्रकार के दिन होते हैं, उस प्रकार से हम लोग कपड़ा, अपना रहन सहन, अपना खाना पीना, सब व्यवहार जो है सब परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामान्यतः भारत में मुख्य प्रमुख मौसम होते हैं। कौन कौन से मौसम होते हैं दोस्तों भारत में? तो भारत में आपका दिसंबर से फरवरी तक जैसे ठंड का मौसम रहता है, जिसे सर्दी बोलते हैं हम लोग। मार्च से मई तक गर्म मौसम होता है, जिसे गर्मी के नाम से जाना जाता है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, जिसमें हम लोग वर्षा ऋतु बोलते हैं। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर में देखते हैं मानसून के लौटने का समय होता है, जिसे शरद ऋतु के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 4 मुख्य ऋतु दिया गया है दोस्तों। आगे हम लोग बात करें कि मुख्य रूप से भारत में कितने मौसम होते हैं, या
जो मौसम कितने मौसम में बांटा गया भारत को, तो ठंडा, गर्मी, बरसात तो हम लोग सबको जानते हैं, 3 मुख्य प्रमुख हो गया। शरद हो गया आपका, ठीक है, वसंत ऋतु हो गया, 5 हो गया, एक हेमंत होता है, ठीक है। 6 कुल कुल ऋतु होते हैं। कितनी ऋतु होते हैं? तो 6 कुल ऋतु होते हैं, भारत में माना जाता है, ठीक है। 6 ऋतु, कितना? 6, ठीक है। अब कौन कौन सा? ठंडा, गर्मी, बरसात, 3 तो हो गया आपका। फिर एक वसंत ऋतु, एक शरद ऋतु और एक हेमंत ऋतु, हेमंत होता है, ठीक है, जिसे हेमंत के नाम से हम लोग जानते हैं। ये आपके प्रमुख 6 ऋतु होते हैं। यहाँ पे कितने मौसम के बारे में दिया गया? तो यहाँ पे आपके 4 मौसम के बारे में दिया गया। चलिए हम लोग बात करते हैं शीत ऋतु के बारे में। क्या होता है शीत ऋतु? क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो शीत ऋतु दोस्तों, ठंड मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत को उत्तर भाग जो तापमान कम हो जाता है। हम लोगों ने इसको हम लोग शीत ऋतु कहते हैं। शीत ऋतु कब होता है दोस्तों? हमारे यहाँ पे तो ये आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो महीना आपका शीत ऋतु का नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो हम महीना है वो कौन सा आपका? शीत ऋतु का महीना है, ठीक है। शीत ऋतु में जो है सूर्य की रोशनी कहाँ पे पड़ती है? तो शीत ऋतु जब होती है यह किसमें? दिसंबर का मंथ है ना। तो दिसंबर के टाइम में जो 22 दिसंबर है दोस्तों, वहाँ उस टाइम पे सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है? सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है आपके मकर रेखा पे। कहाँ पड़ती है? आपके मकर रेखा पे पड़ती है, ठीक है। ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है। ये आपका विषुवत रेखा जिसको हम 0 डिग्री के नाम से जानते हैं। ये आपका कर्क रेखा जिसको 27 डिग्री नॉर्थ के नाम से जानते हैं, ठीक है, 27 डिग्री नॉर्थ। और ये आपका मकर रेखा जो ऑस्ट्रेलिया के पास से गुजरता है, ठीक है, ये आपका 27 डिग्री साउथ, ठीक है। तो सूर्य की किरणें जो है दिसंबर मंथ के टाइम पे यहाँ पे आपको सीधे पड़ती है ना, मकर रेखा पे। हम लोगों ने पिछले अध्याय में इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे जो है सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, तो ये सबसे ज़्यादा धूप कहाँ पे मिलेगा? मकर रेखा के पे, ठीक है। इसके विपरीत जो आपका कर्क रेखा पे क्या होगा? कर्क रेखा पे आपका ठंड का टाइम होगा, वहाँ पे सूर्य की रोशनी सीधी नहीं पड़ती है, ठीक है। ठंड का टाइम होगा यहाँ पे, है ना। तो ठंड का टाइम है, देख सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे क्या शीत ऋतु है, ठीक है। जब यहाँ पे इसके विपरीत जब सूर्य की किरणें 27 डिग्री कर्क रेखा पे पड़ती है, तो उस टाइम पे कर्क रेखा हम लोग जानते हैं दोस्तों, भारत कहाँ पे है? भारत जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है ना। तो जब मतलब जून के महीने में क्या होता है? कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है ना। तो कर्क रेखा पे भारत है, तो अर्थात भारत पे क्या होगा? वहाँ पे गर्मी का टाइम होगा, है ना। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान क्या बहुत अधिक होता है। इस दिनों में समय जो दिन के समय जो है गर्म एवं शुष्क पवनें बहती है, जिसको हम लोग लू के नाम से जानते हैं। यह भी प्रश्न एग्जाम में कई बार आया हुआ प्रश्न है कि भारत में जो उत्तरी भाग में, भारत के उत्तरी मैदानी इलाके में जो गर्म एवं शुष्क पवन बहती है उसका नाम क्या है? तो वो लू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उत्तरी भारत में जो गर्मी के दिनों में गर्म एवं शुष्क पवन बहती है उसको हम लोग लू के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका 2 ऋतु खत्म हुआ, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक गेम दिया हुआ गया, इसको भी मतलब पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे 5 कविता में इकट्ठा करके लिखे। विभिन्न भाषाओं के वर्षा के नामों की जानकारी अपने मित्र पड़ोसी से ले। जैसे हिंदी में वर्षा कहते हैं, उर्दू में बारिश कहते हैं, बंगाली में वर्षा कहते हैं, वर्षा, और मराठी में पाउस कहा जाता है। तो अलग अलग भाषा के बारे में बारिश के जो नाम है उसको लिखना है, ठीक है। और भी कुछ यहाँ पे दिए हुए कहानी, तो उसके बारे में भी देखेंगे। जैसे हमारे देश में सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय जिसे शरबत कहा जाता है का सेवन करते हैं, ठीक है। कब करते हैं सेवन शरबत का? हम लोग गर्मी के दिनों में ज़्यादा मुख्य रूप से किया जाता है। ये पदार्थ प्यास बुझाने के सबसे अच्छा साधन है तथा लू के दुष्प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा करता है, ठीक है। लू के दुष्प्रभाव से हमारे शरीर को क्या करता है? रक्षा करता है, और हमें जो है बॉडी को ठंडक प्रदान करता है, ठीक। क्या आपने आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज तथा दही का शरबत जैसे छाछ, मट्ठा, मोरी इत्यादि पिए? हम लोग गर्मी के टाइम पे खासकर ये पीने को मिलता है दोस्तों, नींबू का पानी। जैसे धूप से खेल के आओ तो नींबू का पानी, ठीक है। आपको दही दिया जाता है, नींबू का पानी मुख्य रूप से अभी भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। बेल उस समय पकता है दोस्तों, तो बेल हम लोग को खाने को मिलता है, बेल का शरबत भी बनाया जाता है। कच्चा आम का शरबत भी हम लोग देखते हैं बनाया जाता है उसका, और मट्ठा भी बोलते हैं, ठीक है। अमलतस भी बनाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है। उसके बाद उस समय जो है इमली खाने को मिलता है, तरबूज खाने को मिलता है ना। तो बहुत से लोग केला तथा आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं, ठीक।
गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती है। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत, अलग अलग गीत गाए गए हैं जो वर्षा पर आधारित। तो उसको संग्रहित करना है, उसको लिखना है, वह सुनने में अच्छे लगते तथा हमें आनंदित करते हैं। वर्षा के दो गुणों को याद करके एक साथ मिलाकर गाएं, ठीक है। उसको गीत को गाना है वर्षा से। एक वर्षो रे मेघा मेघा, कई सारे गीत हैं दोस्तों। बारिश, सावन आया बादल छाया, इस तरह से कई सारे गीत हैं जो बारिश पे आधारित गीत हैं, ठीक है। क्योंकि जो गर्मी के दिन में जो बॉडी झुंझला जाती है तो एकदम पूरा गर्मी के कारण, तो उस जो पहली बारिश होती है वो क्या करती है, बॉडी को थोड़ा राहत प्रदान करती है ना। इसके कारण से बारिश को अच्छा माना गया। आगे बात करते हैं दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। ये कब होता है, तो यह मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, वर्षा का मौसम जो है, यह मानसून के जो आने और आगे बढ़ने का मौसम होता है। बात करें दोस्तों तो भारत में जो मानसून की पवन जो है वो कब प्रवेश करती है, तो वो आपका केरल से प्रवेश करती है सबसे पहले, ठीक है। कब प्रवेश करती है, तो 1 जून को प्रवेश कर जाती है, ठीक। इस समय पवन जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, वह अपने साथ नमी ले जाती है और जब पवन पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा होता है, ठीक। आगे हम लोग चर्चा करें कि जो आपका ये मौसम मानसून लौटने का समय है या शरद ऋतु है, इसके बारे में चर्चा करें दोस्तों। तो इस समय दोस्तों हम लोग देख सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ, इस समय पवन जो है स्थल भागों से लौट करके बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, ठीक है। यह मानसून के लौटने का समय भी होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। जो भारत का दक्षिण मानसून लौटने का समय होता है दोस्तों, इसमें सर्दी ऋतु के टाइम पे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे, ठीक। इस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जो वर्षा है आपका भारत के दक्षिणी भाग जो तमिलनाडु है और दक्षिणी आंध्र प्रदेश जो इलाका है, वहाँ पे इस मौसम में खासकर वर्षा होती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका हम लोगों ने चर्चा किया मौसम के बारे में, भारत के विभिन्न ऋतुओं के बारे में चर्चा किया। अब आगे हम लोग बात करेंगे जलवायु क्या होता है। मौसम के बारे में हम लोग देखेंगे जो दिन प्रतिदिन वायुमंडलीय परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये मौसम कहते हैं। लेकिन किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं, जलवायु, ठीक है। जो कई वर्षों तक जिसमें मुख्य रूप से दोस्तों इसको कितने वर्षों तक माना गया, तो यह 30 वर्षों तक माना गया। कितने वर्षों तक माना गया, 30 ईयर्स, ठीक। 30 ईयर के दौरान जो परिवर्तन होता है, जो मौसमी दशाओं में परिवर्तन होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की दशा, औसत दशा जलवायु कहते हैं, ठीक है। मौसम तो दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता है दोस्तों, लेकिन जो मौसमी दशाओं में एक लंबे समय अंतराल के दौरान जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग जलवायु के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। भारत की जलवायु जो मुख्य रूप से मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु मोटे तौर पे मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानसूनी जलवायु, क्योंकि यहाँ पे मुख्य रूप से जो वर्षा होती है वो मानसूनी पवनों के द्वारा ही वर्षा होती है, ठीक है। अब मानसून जो शब्द है वो कहाँ से है, तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है वो एक अरबी भाषा के मौसिम से लिया गया है। कौन सा शब्द है, ये एक अरबी शब्द है मौसिम, ठीक है। जिसका जिसका अर्थ होता है मौसम। जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम, ठीक है। मौसम क्या होता है, दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता है। इसी तरह मानसून जो है वो परिवर्तनशील हवा है, ठीक है, परिवर्तनशील होता है ना। भारत की जो स्थिति है उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत की जो स्थिति है दोस्तों उष्ण कटिबंध इलाके में, उष्ण कटिबंध क्षेत्र में है ना, तो इसके कारण जो वर्षा है अधिकतर किससे होती है, तो आपके मानसूनी पवनों से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर, भारत की जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, वो क्या है, कृषि वर्षा पर निर्भर रहता है, ठीक है। कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो वर्षा इसको भारत की जो कृषि को है दोस्तों उसको मानसून का जुआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ। कई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा। जब अच्छा मानसून अच्छा हो तो पर्याप्त वर्षा मिलता है, तो पर्याप्त मात्रा में फसलों का उत्पादन भी होता है। जिस वर्ष जो है मानसून अच्छा गुजरता है दोस्तों वहाँ भारत में, वहाँ पे उस टाइम पे क्या होता है, वर्षा अधिक होती है। अगर मानसून खराब हुआ, अगर बारिश सही से नहीं होती है तो जो फसलों का उत्पादन है वह भी सही से नहीं होती है, फसल के उत्पादन में गिरावट होता है। आगे हम लोग बात करें दोस्तों कि
कुछ करके सीखने के लिए यहाँ पे दिया गया। भारत के मानचित्र पर एक पैराग्राफ में दिए गए स्थानों को चिन्हित कीजिए। भारत के मानचित्र में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, एक चित्र दिया है, जगह का नाम दिया हुआ है यहाँ पे इस पैराग्राफ में, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करना है, उसको चिन्हित करना है, ठीक है। हम जब भी बात करते हैं दोस्तों जो ज्योग्राफी पढ़ने का या फिर भूगोल के अध्ययन करने के बारे में, तो हमारे पास एक जो मानचित्र, जो खाली वाला मानचित्र है वो रहना चाहिए दोस्तों। वो से क्या होता है कि हम लोग जो पढ़ते समय जो भी स्थान विशेष के बारे में जानकारी मिलती है, उसको मानचित्र पर हम लोग क्या कर सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी पता कर सकते हैं, ठीक है। जलवायु दोस्तों, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, जलवायु किस पे डिपेंड करता है, जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। अगर बात करें ये चीज़ों के बारे में, तो जलवायु के घटक भी माना जाता है इनको, किसको, स्थिति को, कोई भी स्थान कितना दूरी है या उसकी स्थिति कहाँ पे है, समंदर के किनारे स्थित है या फिर मध्यवर्ती जो द्वीप है वहाँ पे स्थित है, ठीक है। ऊंचाई के बाद ऊंचाई की, वो जो द्वीप है या फिर जो भी क्षेत्र है वह कितनी ऊंचाई पे लेवल है, ठीक है। समुद्र से उसकी दूरी कितनी है, उच्चावच मतलब वहाँ पे जो भू-आकृतियाँ हैं उसका आकार किस प्रकार है, तो इस पे भी जो जलवायु है वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है, ठीक है। इसलिए भारत में हम जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। इसलिए हम लोग भारत में क्या करते हैं, देखते हैं कि जो जलवायु है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु देखने को मिलता है, ठीक है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। राजस्थान, भारत का राजस्थान जो क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान है ना, तो वहाँ पे जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। जबकि जम्मू कश्मीर का द्रास और कारगिल बर्फीली ठंडी पड़ती है। वहाँ पे क्या है, जम्मू कश्मीर का जो द्रास और कारगिल है वहाँ पे बर्फीली ठंड है। तटीय क्षेत्र में जैसे मुंबई, कोलकाता की जलवायु मध्यम है। जो तटवर्ती क्षेत्र है दोस्तों, जैसे मुंबई और कोलकाता हो गया, वहाँ की जलवायु कैसी है, तो वहाँ पे मध्यम है। वे ना पे अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है, तो मेघालय के मौसिनराम में होता है, ठीक है। कहाँ पे, मेघालय के मौसिनराम में। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में भी वर्षा होती ही नहीं है। तो कोई कोई ऐसा वर्ष है दोस्तों जब राजस्थान का जैसलमेर है वहाँ पे वर्षा नहीं होती है। इन क्षेत्रों के बारे में भारत के जो अलग अलग भौतिक विभाजन है, भौतिक क्षेत्र हैं, अलग अलग राज्य हैं, तो उनके वहाँ का जो क्षेत्रीय विशेषता है, ठीक है, भौगोलिक स्वरूप है, उसके कारण देखते हैं हम लोग जो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु भिन्नता देखने को मिलता है। जैसे आपका उत्तरी हिमालय का क्षेत्र है दोस्तों, तो वहाँ पे ठंड, बर्फीली ठंड हमेशा होती है, ठीक है। ठंड का ऋतु हमेशा बना रहता है, जैसे ठंड, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो वहाँ पे ठंड देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हम लोग बात करें, भारत का एक क्षेत्र है थार मरुस्थल, ठीक है, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है ग्रीष्म, गर्मी देखने को मिलता है, हीट देखने को मिलता है, वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है ना। इसके साथ साथ एक ऐसा क्षेत्र है भारत का मेघालय का क्षेत्र, ठीक है, जो मौसिनराम क्षेत्र है, वहाँ विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र बन चुका है, ठीक है। वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मौसिनराम में होती है ना। इसके साथ साथ तटवर्ती इलाकों की बात करें तो कोलकाता, मुंबई, गुजरात का जो क्षेत्र है, ये इलाके, तो वहाँ पे दोस्तों वर्ष भर समान तापमान बना रहता है, समंदर के किनारे होने के कारण, है ना। वहाँ पे गर्मी के दिन में तो गर्मी लगती ही है, लेकिन ठंड के टाइम में भी क्या होता है, वहाँ पे गर्मी होती है, हीट होता है, ठीक है। उनका तापमान अधिक होता है वहाँ पे, आम तापमान के अनुसार वहाँ पे ज़्यादा अधिक होता है। यहाँ पे क्या, जो आर्द्रता है यहाँ पे जलवायु में, जो यहाँ की जो हवा में आर्द्रता है वो अधिक होती है ना। जिसके कारण से यहाँ पे हम लोग देखते हैं भारत में जो जलवायु विभिन्नता है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में दोस्तों, कि भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके बारे में एक चार्ट दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राकृतिक वनस्पति यह क्या, हमने चारों ओर तरफ विभिन्न प्रकार के पादपों का जीवन यापन देखा, ठीक है। हमने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखा है ना। हमारे आसपास में भी देखते हैं हम लोग, देखते हैं कहीं पे घास है, कहीं पे झाड़ियाँ, कहीं पेड़ पौधे थे बड़े बड़े, तो कहीं पे पेड़ पौधे छोटे छोटे देखने को मिलता है ना। तो हरे घास वाले मैदान में खेलना जितना अच्छा लगता है, कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, ठीक है। जो छोटे पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, झाड़ियाँ कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे।
इत्यादि को हम लोग झाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं जिनमें कुछ बहुत शाखाएँ निकलती हैं, पत्तियाँ होती हैं, जैसे नीम हो गया, आम हो गया। तो ऐसे कुछ वृक्ष होते हैं जिनमें पत्तियाँ की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। कुछ ऐसे पौधे होते हैं दोस्तों जिसमें पत्तियाँ बहुत अधिक होती हैं, जैसे आप पीपल, है ना, पीपल बरगद हो गया आपका, या फिर और भी कोई भी पेड़ जिसमें क्या है कि जो पत्ते हैं वो अधिक हैं, उसमें ब्रांचेस अधिक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जिसमें आपका पत्तियाँ बहुत कम होती हैं, ब्रांचेस कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना किसी मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उनको प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो वैसे घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना किसी मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न, ये एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है? तो इसके बारे में हम चलिए चर्चा करते हैं, है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे, अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कारण यही है कि जो जो पेड़ पौधे हैं कि कहीं पे आपको घास का मैदान देखने को मिलता है, कहीं पे झाड़ियों का देखने को मिलता है, कहीं पे कटीली झाड़ियाँ मिलती है, तो कहीं पे पेड़ पौधे, लंबे लंबे पेड़ पौधे मिलते हैं, है ना, कहीं पतझड़ वन मिलते हैं। तो इसमें जो डिफरेंस है ये किस कारण से है? तो यह जो जलवायु है उसके कारण अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में अलग अलग वनस्पतियाँ हम लोग को देखने को मिलती है। इसमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती है। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। कितने प्रकार में? 5 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पहला हो गया, दूसरा है आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, दूसरा है ना, फिर तीसरा है कटीली झाड़ियाँ, चौथा है पर्वतीय वनस्पति और पाँचवा है मैंग्रोव वन। तो भारत की जो वनस्पतियाँ उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों? 5 भागों में बांटा जा सकता है ना। आगे यहाँ पे एक डायग्राम दिया, चित्र दिया उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने कितने ऊंचे वन यहाँ वृक्ष मिलते हैं, है ना। तो देखिए आपका यहाँ पे भूमि का परत है, यहाँ पे भूमि का परत है, यहाँ से 1.5 मीटर, फिर 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर से 5 मीटर। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि आपको झाड़ी वाली परत यहाँ पे मिलती है, ठीक है। इसी बीच में तरुण वृक्ष मिलता है 20 मीटर से 40 मीटर तक वितान देखने को मिल जाता है, और 60 मीटर तक उत्गामी परत है ना। इस प्रकार से आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का जो विभाजन है अलग अलग परतों में वो देखने को मिलता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में चर्चा करेंगे कि यह क्या होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो जहाँ पे वर्षा क्या होती है, बहुत अधिक होती है। यहाँ पे इतने सघन होते हैं, ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है, सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है ना। वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। वृक्ष की जो अलग अलग प्रजातियां हैं दोस्तों वहाँ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे ये वन जो है वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। वर्षा वन जो है, वर्षा वन में जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पत्ते सारे एक साथ नहीं गिराते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग क्षेत्र समय में या अपने पत्ते गिराते हैं। जिसके कारण दोस्तों अगर कोई पत्ता पेड़ जो कोई भी पेड़ की प्रजाति अपने पत्ते गिरा रहे हैं, उसके साथ साथ वहीं पे दूसरे जो प्रजाति के पेड़ है उनमें हरे पौधे पत्ते लगे होते हैं। जिसके कारण यह हमेशा जो है हरा भरा दिखाई देता है यह वन, ठीक है, हरा भरा दिखाई देता है। जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, सदाबहार वन भी कहा जाता है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तर पूर्वी राज्य के कुछ भागों में पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में यह पाए जाने वाले जो वन है यहाँ पे पाया जाता है। कहाँ कहाँ? तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत के जो है दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहाँ पे आपके उत्तर पूर्वी राज्य जहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होता है, जैसे मेघालय, असम हो गया यहाँ पे, ठीक है, मणिपुर क्षेत्र में वहाँ पे, तथा इसके साथ साथ पश्चिमी घाट जो भारत के जो पश्चिमी घाट क्षेत्र हैं, है ना, उसके जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे संकरी पट्टी में यह इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से वनस्पति पेड़ पौधे पाए जाते हैं दोस्तों? तो पहला दिया है महोगनी, दूसरे एबोनी और रोजवुड। ये 3 मुख्य प्रकार के आपके जो पौधे हैं यहाँ आपको मिलता है, ठीक है। कौन कौन सा? तो महोगनी, एबोनी और रोजवुड, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के बारे में। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन क्या होता है? तो हमारे देश में बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत के जो मैदानी इलाका जो क्षेत्र अंदर वाला भाग है, ठीक है, वहाँ पे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन्हें हम जो क्या बोलते हैं मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं।
इससे क्या कहा जाता है, मानसूनी वन के भी नाम से जानते हैं। यह कम घने होते हैं, यह जो है कम घने होते हैं, वर्ष में एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये जो पतझड़ मौसम के नाम लोग जानते हैं, बसंत ऋतु के नाम जानते हैं, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, जो पेड़ है वो अपने पत्तियां जो है वह गिरा देते हैं। इसके कारण सूखे रहते हैं, इसलिए पतझड़ वन भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है, मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले पेड़ जो है साल, सागवान, पीपल, नीम, शीशम, इस प्रकार के वृक्ष इसमें आते हैं। कौन कौन सा, साल, सागवान, पीपल, नीम और शीशम। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र में कुछ भागों में फैले हैं। कहाँ कहाँ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे उसका एक डायग्राम दिया हुआ, चित्र दिया हुआ कि ये पेड़ जो अपने पत्तियाँ को क्या कर रहा है, झाड़ दे रहा है, ठीक है। यहाँ जो बसंत ऋतु के टाइम में पेड़ के पत्ते जो पीले पड़ जाते हैं और अपने पत्तियों को झाड़ देते हैं, है ना, गिरा देते हैं। अब आते हैं हम लोग कटीले वनस्पति के बारे में। कटीले वनस्पति क्या है, कटीले वनस्पति कहाँ पे मिलते हैं, तो कटीले वनस्पति, इस प्रकार के वनस्पति हम लोग देखते हैं भारत की जो शुष्क प्रदेश है, जैसे आपका गुजरात, राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ पे मिलते हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं, है ना। कैक्टस का भी आपने देखा होगा दोस्तों, खेर, बबूल, कीकर, है ना, कोयरी जिसको हम लोग बोलते हैं कोयरी, तो ये सभी वृक्ष जो आपको मिलता है कटीले झाड़ियों में सब आते हैं। कौन कौन से, कैक्टस, खेर, बबूल, कीकर, है ना। इनके कौन कौन से राज्य में यहाँ पे, ये कौन से क्षेत्र में मिलते हैं आपको, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। कहाँ कहाँ, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। उसके साथ साथ पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, कहाँ पे, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल एवं गुजरात में पाए जाते हैं। यह राज्यों के नाम याद रखेंगे कि उसके साथ साथ कौन से वृक्ष यहाँ पे मिलते हैं वो भी याद रखेंगे दोस्तों, और कौन से जलवायु क्षेत्र है उसके बारे में भी याद रखेंगे। यह से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। कटीली झाड़ियों के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कटीली झाड़ियों का एक चित्र दिया हुआ है, कौन कौन सी इसमें वृक्ष है। देखिए यहाँ पे खेर हो गया, कैक्टस हो गया, है ना, नागफनी है, यहाँ पे एक वृक्ष दिया हुआ है, तो ये सब कटीली झाड़ियाँ हैं। तो ये सब क्या है आपका, कटीली झाड़ियों में आते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं पर्वतीय वनस्पति के बारे में कि पर्वतीय वनस्पति में कौन कौन से आते हैं। तो पर्वतीय वनस्पति की बात करें तो इसमें पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पति में विभिन्न भिन्नता आती है। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई क्षेत्रों में बढ़ते जाते हैं तो पर्वतों में क्या होता है, जो भिन्नता आ जाता है उनकी ऊंचाई में, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है ना, इसके कारण से इसमें भिन्नता बढ़ती जाती है। समुद्र तल से 1500 से 2000 मीटर, 2500 मीटर तक, कितना, 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई बीच पेड़ों का आकार जो है वह क्या होता है, शंक्वाकार होता है। पेड़ों का आकार किस प्रकार होता है, तो शंक्वाकार। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि शंक्वाकार जो पेड़ है उसकी ऊंचाई कितनी है, यह किन क्षेत्रों में मिलता है। तो ये आपको कहाँ पे मिलता है, तो 1500 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में मिलता है ना। देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है आपका शंक्वाकार पेड़ का चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहलाते हैं। शंकुधारी वृक्ष कौन है, तो जो शंकु आकार के होते हैं, कितने, इसके कौन क्षेत्र में मिलते हैं, तो 1500 से 2000 मीटर ऊंचे क्षेत्र में। इन वनों में जो मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, तो वृक्ष में जो चीड़ हो गया, पाइन हो गया, देवदार। शंकुधारी वृक्ष में कौन कौन है, तो चीड़, पाइन और देवदार। आगे बढ़ते हैं हम लोग मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या होता है ना। मैंग्रोव वन ये खारे पानी में भी रह सकते हैं। मैंग्रोव वन जो है दोस्तों वह कहाँ रहते हैं, खारे पानी में होते हैं, ठीक है। मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अब इसका नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों पड़ा, तो सुंदरी एक वृक्ष है, इसके प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है, ठीक है। ये प्रजाति के नाम के क्षेत्र पर इसका नाम जो है सुंदरवन पड़ा, है ना। यह हो गया यहाँ पे आपका। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कि जो पेड़ है वह हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अब पेड़ जो जंगल है या फिर पेड़ है तो मेरे लिए क्यों आवश्यक है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि जंगल से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है। जंगल से हम लोग खाना मिलता है, फल फ्रूट्स मिलते हैं, औषधि मिलती है। जंगल पशुओं का निवास क्षेत्र है ना। हंटिंग के लिए हम ज़रूरी है। वहाँ पे शहद मिलता है, गोंद इत्यादि प्राप्त होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिससे हम लोग जंगल से प्राप्त होता है, जिसके कारण महत्वपूर्ण है। वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। वन क्या हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है ना।
यह विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना। पेड़ पौधे में सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेड़ पौधे जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, जिसपे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे करते हैं ना। पेड़ पौधों की जड़ें जो है मिट्टी को बांधे रखती है, जिससे मृदा अपरदन को रोका जाता है। इस प्रकार की मिट्टी मृदा अपरदन को रोकते हैं। हम लोग देखते हैं वनों में ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होता है वन से। वन वन जो है वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। जो हमारे आदिवासी लोग हैं वो लोग भी वन में पहले रहा करते थे, है ना। जैसे देखते हैं हम लोग जो आदि मानव है हमारे कहाँ पे रहा करते थे, वो भी आपका वन में रहा करते थे, है ना। आगे बात करते हैं, हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ पौधे बचे, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण क्या हो रहा है अभी वर्तमान में, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण हम देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो रही है। जो मुख्य रूप से अलग अलग प्रजातियां थी पेड़ों की, वो जो भी देखने को नहीं मिलती है। कई सारे जीव जंतु जो पेड़ों जंगलों में रहा करते थे, वो भी जीव जंतु हम लोग देखते हैं अब नहीं रहते हैं, अब उनका विलुप्त के कगार पे आ गए हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, लोगों को पेड़ के महत्व के बारे में बताना चाहिए, जागरूकता फैलाना चाहिए। कुछ ऐसे खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मना करके अधिक से अधिक लोगों को इस प्रकार प्रयास में शामिल कर सकते हैं, तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। दोस्तों, अगर पृथ्वी को अभी हरा भरा नहीं रखेंगे तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो उसके लिए जो है कार्बन सॉरी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। उसके लिए जो वन संसाधन है उसकी कमी होगी, उसमें ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा मारा मारी होगा। हम लोग देखते हैं एक कई सारे एड्स चलते हैं जैसे जिसमें दिखाया जाता है कि आने वाला समय जो हम लोग अभी अपने पीछे बैग लगा के चलते हैं, बैग लेके चलते हैं, फ़ोन लेके चलते हैं, आगे समय में जो घर में सिलेंडर होता है एलपीजी का सिलेंडर, उसी प्रकार का सिलेंडर हमारे पीछे पीछे जो अपना जो कम पीछे है बैक साइड, वहाँ पे जहाँ पे बैग लटका के चलते हैं वहाँ पे हमको ऑक्सीजन का सिलेंडर लटका के चलना होगा। ठीक है, मुंह में मास्क, अभी मास्क लगाते हैं उस समय ऑक्सीजन वाला मास्क लगाना होगा। ऐसा भी समय आने वाला है अगर पेड़ पौधों को नहीं बचाया जाएगा तो, इसी प्रकार से पेड़ पौधे काटे जाए तो। ठीक है, इसलिए हमें हमारे वन जो है हमें हमारे लिए बहुत आवश्यक है ना, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह चीज़ इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये चित्र में पूरी तरह से बताया गया कि वन से हमें क्या क्या प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे मिल रहा है ना, शहद, फल, गोंद, लाख, वन्य जीवों का निवास प्राकृतिक निवास के रूप में, इमारती लकड़ियाँ मिलती है। ठीक है, रबड़ यहाँ पे मिलता है, मिट्टी को बांधने में काम करता है, फर्नीचर देखने को मिलता है, खेल का सामान, ईंधन, चारा, आश्रय, हमारा जो आश्रय है वो, दवाइयाँ, इतनी सारी चीज़ें हमें वन से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? इतनी सारी चीज़ें वन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे हम लोग वनस्पति के बाद हम लोग पढ़ेंगे वन्य जीवों के बारे में, वन्य प्राणियों के बारे में। ठीक है, वन प्राणी किस प्रकार से वन्य जीवों का निवास होता है। वन जो है विभिन्न प्रकार के वन्य जीव जो है उसके निवास स्थल होते हैं। वन में जंतुओं की हजारों प्रजातियां, बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों और पंछियों, स्तनधारियों, कीटों और कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है। इससे पहले शेर को राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त था, लेकिन बाद में संशोधन करके इसको कर दिया गया क्या, बाघ को। ठीक है, यह हमारे देश के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, है ना। बाघ कहाँ पाया जाता है? विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है। गुजरात का जो गिर वन है, गुजरात का गिर वन है वह एशियाई शेरों का निवास स्थान है। भारत के जो एकमात्र ऐसा क्षेत्र जहाँ पे एशियाई शेर मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? तो आपका गिर वन। कहाँ पे? तो गुजरात में। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडा असम के जंगलों में घूमते रहते हैं। हाथी और एक सींग वाले गेंडा जो है वह कहाँ पे घूमते हैं? असम के जंगलों में घूमते हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, जो झारखंड का क्षेत्र है वहाँ पे भी आपको जंगल में हाथी देखने को मिलता है ना। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? केरल और कर्नाटक में। केरल और कर्नाटक में भी बहुत मात्रा में देखने को मिलता है आपको। ऊँट जो है भारत के रेगिस्तान और जंगली गधा कच्छ में केरल में मिलता है। ऊँट कहाँ पे मिलता है देखने को? तो आपका रेगिस्तान में, जो आपका राजस्थान क्षेत्र है वहाँ पे। उसके साथ साथ गुजरात को जो कच्छ का क्षेत्र है, ठीक है, कच्छ का क्षेत्र, दलदली क्षेत्र, वहाँ पे आपको जंगली गधा देखने को मिलते हैं।
जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू जो है ये आपको कहाँ मिलते हैं? तो हिमालय के क्षेत्र में मिलता है। कहाँ पे? जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल आदि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। नीलगाय कहाँ पे मिलता है दोस्तों? तो झारखंड का जो पारसनाथ का क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे आपको नीलगाय देखने को मिलेगा, है ना। सियार भी हम लोग को देखने को मिलता है अपने क्षेत्रों में। यहाँ पे भेड़िया भी देखने को मिलता है ना। आगे बात करते हैं, भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है। भारत में जो है पक्षियों की भी कई सारी प्रजातियां देखने को मिलते हैं। जैसे मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है, मोर को माना गया है। भारत में पक्षी में जो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से पक्षी मिलते हैं हम लोग को? तो तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख, है ना, कौवा, ये सब ही देखने को हम लोग को मिलता है मुख्य रूप से। अन्य सारे क्षेत्र अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं भारत में। जो कई सारे ऐसे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जहाँ पे पक्षियों की प्रजातियों को उसको प्राकृतिक निवास स्थान प्रदान किया जाता है ना। जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करता है। कई ऐसे वन उद्यान है, ठीक है, कई सारे वन है जिसको प्राकृतिक जो राष्ट्रीय वन के रूप में दर्जा प्राप्त है। उद्यान क्या करते हैं? शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। उद्यान क्या करते हैं? जो शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करता है। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? तो ये आपका होमवर्क है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि आपके क्षेत्र में जो 5 प्रमुख जो प्रजातियां हैं पक्षियों की, उसके नाम लिखेंगे। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है, इसमें कोबरा एवं करेत मुख्य रूप से। हरहरवा सांप हम लोग नाम सुने हैं दोस्तों, ठीक है, डोड़ा सांप नाम सुने हैं, धामन हो गया, गहुमन सांप हो गया, ये सब कई सारे हम लोग नाम सुने हैं जो हम लोग अपने आंखों से भी हम लोग झारखंड में हम लोग देखते आए हैं, है ना। तो उसके नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वनों को काटने तथा जानवरों के शिकार भारत में पाए जाने वाले वनस्पतियाँ तेजी से घट रही, जो जंगल का कटाव हो रहा है दोस्तों जानवरों का शिकार के कारण। भारत में जो पाए जाने वाले जो जानवर हैं, वनस्पति है, वन्य जीव है, उसकी क्या हो रही है? उसकी प्रजातियों में तेजी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए, है ना। नेशनल पार्क हो गया, पशु विहार हो गया, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र हो गया, ये सब स्थापित किए गए। भारत ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना तथा हस्ती परियोजना भी शुरुआत की, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों कि बाघ परियोजना कब स्टार्ट हुई थी और हस्ती परियोजना कब, मतलब हाथी परियोजना जो है एलिफेंट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और कहाँ से शुरू हुई थी। क्या आप भारत में कुछ ऐसे पशु विहारों के नाम बता सकते हैं तथा नाम के चिन्ह मानचित्र पर स्थिति बता सकते हैं? तो ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप लोग करके आइएगा, ठीक है। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना वन्य जीव जो है उसका संरक्षण में अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर को विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? अभी कुछ समय पूर्व देखते थे तो जानवरों के जो शरीर के अंगों के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हड्डी हो गया, सींग से बने प्रोडक्ट हैं, उनके पंख से बने प्रोडक्ट हैं, वो ज़्यादा मिलते देखने को बिकता था और लोग खरीदते भी थे। अगर हम लोग उसको खरीदने से इनकार करें तो हम लोग हो सकता है कि वो लोग शिकार करने के लिए बंद कर दें, है ना। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर में पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो अक्टूबर के जो पहला सप्ताह है जी, उसमें क्या किया जाता है? वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। इसमें देखते हैं कई सारे क्षेत्रों में वनों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई सारे समारोह किए जाते हैं, है ना, ताकि वन्य जीव का निवास को संरक्षित करने के लिए जागरूकता लाया जा सके। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे हो गया, ये एक चित्र दिया हुआ है, एक फोटो दिया हुआ है। लार्ज स्केल पाउचिंग एग्लिग इन सिंपल रिजर्व, मोर सरिका इन द मिसिंग, है ना। कई सारे न्यूज़पेपर कट्स दिए हुए हैं जिसमें वन्य जीव के जो नष्ट हो रहे हैं, जो उनकी प्रजाति विलुप्त हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो उसके जागरूक करने के लिए, लोगों को उसकी जानकारी देने के लिए कई सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, कई सारे नोट्स हैं, कई सारे लेख लिखे जाते हैं, है ना। आगे हम लोग बात करते हैं एक प्रवासी पक्षी के बारे में दिया गया कि प्रवासी पक्षी क्या है। हम लोग इसको भी हम लोग देखते हैं खंडोली में, जो झारखंड का जो गिरी का क्षेत्र, गिरिडीह का एक खंडोली पार्क है ना, डैम है, वहाँ पे हम लोग प्रवासी पक्षी देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे पक्षी जैसे पोलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, पिनटेल, बतख, क्रियूल इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दियों के मौसम में हमारे देश में आते हैं।
कहाँ से जाते हैं? तो साइबेरियन जो है क्रेन साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं, मार्च के आरंभ तक रहते हैं, है ना। यहाँ पे देखते हैं हम लोग इस समय साइबेरिया जो ठंड प्रदेश है वहाँ से कई सारी प्रजाति जो पक्षी की प्रजाति है वो भारत आते हैं और यहाँ पे लंबे समय तक रहते हैं वो। फिर जैसे यहाँ पे गर्मी का मौसम आता है फिर यहाँ से उड़ कर के ये लोग वापस चले जाते हैं। इसको हम लोग प्रवासी पक्षी के नाम से जानते हैं। ये देख एक चित्र दिया हुआ है दोस्तों, स्टार्क एक प्रवासी पक्षी का चित्र दिया हुआ है ना। यह दोस्तों यहाँ पे आपका अध्याय समाप्त होता है। अध्याय समाप्त होने के बाद हम लोग आप कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में बॉक्स में बताएं कि वीडियो किस प्रकार थी और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल दोस्तों सबके साथ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हमें भी कुछ हेल्प हो जाए, है ना। आपका एक लाइक हमारा बहुत ज़्यादा मदद करता है आगे बढ़ने के लिए, आप हमको प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। निम्न में कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? तो मानसूनी पवन भारत में वर्षा लाती है ना। मानसूनी पवन यह इतनी महत्वपूर्ण क्योंकि जो भारत की जो जलवायु है, मानसूनी जलवायु है, भारत का एग्रीकल्चर सिस्टम है वो मानसूनी वर्षा पे डिपेंड करता है। भारत में विभिन्न मौसमों के नाम लिखना है, कौन कौन सा मौसम है? तो मैंने 6 ऋतुओं के नाम बताया तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं या फिर 4 ऋतु जो आपके बुक में दिए वो भी आप लोग लिख सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के जो मानव के जो हस्तक्षेप के बिना उत्पन्न होते हैं जो वनस्पति उसको प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जानते हैं। भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों के नाम लिखें। जो विभिन्न प्रकार भारत की जो वनस्पतियों को कितने भागों में बांटा गया? सदाबहार वन, पतझड़ वन, है ना, फिर कटीली झाड़ियाँ, है ना, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, तो उसके नाम आप लोग लिख सकते हैं। सदाबहार वन तथा पतझड़ वन में क्या अंतर है तो वो भी आपको लिखना है कि सदाबहार वन का मुख्य अंतर यही है कि सदाबहार वन कहाँ पे होता है तो वो आपका जो अधिक ज़्यादा जो वर्षा होती है वहाँ पे भी मिलता है। पतझड़ वन कम मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, उसके बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे पतझड़ वन में वर्षा एक खास मौसम में सभी पेड़ अपने पत्ते झाड़ देते हैं और लेकिन जो सदाबहार वन के जो पत्ते हैं वो पत्ते अलग अलग मौसम में झाड़ते हैं जिसके कारण यहाँ पत्ते जो है वहाँ ज़्यादा हरा हरा देखने को मिलता है ना। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और सदाबहार वन में क्या में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं, है ना। मुख्य अंतर तो यही है। आगे दिया हुआ है ये विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मानसून नाम सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? तो खारे पानी में, खारे जल में। महोगनी और रोजवुड कहाँ पाए जाते हैं? तो महोगनी रोजवुड कहाँ मिलता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के क्षेत्र में, है ना। दक्षिणी पश्चिम मानसून के समय आर्द्र वर्षा आर्द्र पवनें कहाँ चलती हैं? दक्षिणी पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो समुद्र से स्थल की ओर बहती है। ये आपका हो गया प्रश्न यहाँ पे समाप्त। अब आप एक खाली स्थान भरो, देख लेते हैं एक बार खाली स्थान भरो में कौन कौन से प्रश्न हैं। तो दिन में गर्मी के समय शुष्क मौसम तथा गर्म पवनें चलती है जिन्हें क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। गर्मी के टाइम पे चलता है भारत में। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में ठंड सर्दी के मौसम में वर्षा होती है, सर्द ऋतु में, है ना, अधिक वर्षा होती है। गुजरात की गिरिवन से एशियाई शेर का निवास है। गिरिवन किसका निवास है? तो एशियाई शेर का निवास है। मैंग्रोव वन की प्रजाति है कौन? सुंदरी नामक वृक्ष मैंग्रोव वन की प्रजाति है। सुंदरी वृक्ष। मानसूनी वन को कहा जाता है, किसको मानसूनी वन कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये आपके प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो दोस्तों तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी थी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो महत्वपूर्ण PDF से स्टडी मटेरियल्स हैं आपको टेलीग्राम जो चैनल है स्कूलिंग एजुकेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।